हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो है। और दो वीडियो इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का कर लिया है। एक बार देखिए दोस्तों, मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने दो ही चीज़ मैंने एक ही बुक्स आपको लोगों को पढ़ने के लिए बोला है कि आप एक लूसेंट की बुक रखना है आपको, और उसके अलावा जो मैं वीडियो अपने बता रहा हूँ आपको इनको पढ़ना है। इस दो के अलावा यार आपको कुछ भी नहीं देखना है। 2 घंटे में इससे दो महीने दोस्तों एग्जाम में है, इससे ज़्यादा हम लोग और कर भी नहीं सकते हैं इस एग्जाम के लिए। 2 महीने जो आपके सिलेबस में है आपको मैंने पहले बता दिया है। आप टू द पॉइंट वो चीज़ें लूसेंट से पढ़िए। उसके अलावा जो मैं दोस्तों अपने वीडियो में टॉपिक करा रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज चीज़ें कराता चलूँगा, ठीक है। आप और मेरे वीडियोस को देखिए। मैं अपने वीडियो में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर सारे जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में ही क्यों ना आया हो, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो आए हुए हैं, और भी बहुत से अच्छे बुक्स का मैंने कंपाइलेशन करके फैक्ट के भी बुक नोट्स बनाए हुए हैं। और मैं वो इसी नोट्स के थ्रू में आप लोगों की चीज़ें सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो बस आपको लूसेंट करना है। लूसेंट के अलावा जो मैं वीडियो दोस्तों बता रहा हूँ आपको ये करना है। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। आप गारंटी मानिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खुद दोस्तों इसी तरीके से चीज़ें की थी। मेरे 84.5 मार्क्स थे पिछले बार के पेड के एग्जाम के थ्रू। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, आप इस तरीके से चीज़ें करिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत नहीं रहता है, लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। आप मुझ पर विश्वास बना के रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप उतना ही केवल करिए। आप लूसेंट की दोस्तों केवल बुक पढ़िए, और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इतना पढ़िए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए। बाकी और भी कुछ टॉपिक है, उनके लिए भी मैं समय समय पे मैं चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन करिए। मैं रोज कम से कम 2 से 3 उसमें इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर करता हूँ, ठीक है। वो टेबुलर फॉर्म में पिक्स हो सकते हैं, कुछ ग्राफिकल हो सकते हैं, कुछ चार्ट बने हो सकते हैं, कुछ मैं अपने नोट्स का ही मैं पिक उसमें शेयर करता हूँ। आप उनको 1 बाय 1 2 3 पिक्स आप रोज डिवाइस किया करिए। उससे आप क्या है फैक्चुअल चीज़ें आपकी तैयार होती रहेंगी, ठीक है। आते हैं इस अपने पॉइंट पे। दोस्तों देखिए, सब चीजें हो गई थी, हमारा चंद्रमुंदड़ो बचा हुआ था। चंद्रमुंदड़ो था और कुछ छोटे छोटे मतलब प्लेसेस थे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के, वो बचे थे, आज हम लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमुंदड़ो था इसकी खोज किसने की थी? एनजी गोपाल मजूमदार ने की। इसका मतलब गोपाल मजूमदार जी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। उत्खनन कौन था? अर्नेस्ट मैके ने किया था। अर्नेस्ट मैके, जीएच मैके उनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्होंने इसका उत्खनन कराया था। दोस्तों ये जो प्लेस है मैंने बताया है कि कोई भी आप सभ्यता पढ़ रहे हैं, कोई भी आप प्लेस पढ़ रहे हैं सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हमको ये जरूर याद रखना है किस नदी के किनारे, किस जगह ये पड़ रहा है। यदि यूपी में है, इंडिया में है, तो इंडिया में दोस्तों उसका स्टेट कौन सा है, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मेजर पॉइंट इनको आप याद रखेंगे। और जो पहला लेक्चर मेरा देखे उनको पता होगा, मैंने बोला कि इसमें भी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उनको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई दोस्तों। देखिए ये है और ये खोज और उत्खनन हो गया। सिंधु नदी के किनारे ये मिला हुआ है। और सिंध प्रांत कहाँ पे है? ये सिंध प्रांत चंद्रमुंदड़ो में सिंध प्रांत है पाकिस्तान में चंद्रमुंदड़ो जो है दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे ये जगह है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन से 4 ऐसे स्थल हैं जो कि 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन से इंडिया में नहीं, तो आपको जब पता रहेगा ना कि ये पाकिस्तान में, तभी तो आप टिक कर पाओगे। तो ये चीज़ आप इसको याद रखिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली थी चंद्रमुंदड़ो से। एकमात्र दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, और कहीं से वक्राकार ईंटें नहीं मिली है, केवल चंद्रमुंदड़ो से मिली है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं, तो ये वक्राकार का मतलब ये नहीं कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये वक्राकार का मतलब ऐसी ईंटें मिली है, आप समझो कि इस तरीके की कुछ ईंट के फॉर्म में मिले हुए हैं। तो वक्राकार ईंटें कहाँ मिली है? केवल चंद्रमुंदड़ो से मिली है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी दोस्तों, कि चंद्रमुंदड़ो जो प्लेस था दोस्तों, यहाँ पे पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। झूकर झांगर, दोस्तों क्या नाम था इसका? झूकर और झांगर। ये एक क्या है वहाँ की पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है, झूकर झांगर इसको बोलते थे। इसके वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। झूकर झांगर एक्चुअली जो दोस्तों ये जो हमारी संस्कृति थी, पूर्वोत्तर बोला है, पूर्वी उत्तर में है, ये प्लेस आपको याद रहना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि झूकर झांगर जो संस्कृति है, कैसे पूछ सकता है? देखिए झूकर झांगर किस जगह से मिला है, तो चंद्रमुंदड़ो से मिला है। अच्छा, पूर्वोत्तर में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है कि संस्कृति किस टाइप की थी, तो दोस्तों ये जो झूकर झांगर संस्कृति थी, ये कृषि से संबंधित थी, ठीक है। ग्रामीण और कृषि मूलक संस्कृति थी। इसको क्या बोलते हैं? झूकर झांगर को ग्रामीण एंड कृषि मूलक संस्कृति, कृषि से संबंधित
संस्कृति की, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, किसी तरीके का दुर्ग नहीं मिला हुआ है। दुर्ग का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हड़प्पा कालीन में जितने भी आपके जो उनके वहाँ पे नगर हैं, एक मैंने बोला था कि वो पूरा जो एरिया है कुछ नगर में और कुछ दुर्ग में विभाजित है, दुर्ग में डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या है, किसी तरीके का दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। अच्छा, ये सब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है। यहाँ से कंघा का, लिपस्टिक का, 4 पहियों वाली गाड़ी का, 4 पहियों वाली गाड़ी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। अलंकृत हाथी का मिला है, अलंकृत हाथी का, ये किसी तरीके का क्या है, ये आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा डिजाइन मिला हुआ जिसपे क्या है, कुछ अलंकरण हुआ है, कुछ उस पर डिजाइन बना हुआ है। एक ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। कुछ ऐसा इनको हो सकता है टेराकोटा या कुछ ऐसा प्लेस मिला था कि उस पर ऐसा चित्र बना होगा कि भाई बिल्ली का पीछा कर रही है, कुत्ता कर रहा है, ठीक है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी स्टेट क्वेश्चन में आया हुआ है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, आपका सेकंड प्लेस आ जाता है राखी गढ़ी। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप क्या बताओगे, भैया सबसे बड़ा कौन सा था, ये राखी गढ़ी था। सेकंड कौन था, सेकंड मैंने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करिए यदि सेकंड वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता हुआ तो आप वो देखिए, उस पर सेकंड मैंने बोला था कि सेकंड कौन सा प्लेस है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये जगह कौन सा है दोस्तों, हिसार और हरियाणा में है। राखी गढ़ी क्या है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। पूछता है कि लोकेशन कहाँ पे है, जो इंडिया में खासकर प्लेस है ना, उनका तो आपको याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए भाई राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ रहा है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, राजस्थान में और हरियाणा को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन से जगह है, तो राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा पे है। अच्छा, थर्ड आ जाता है दोस्तों हमारा रंगपुर। रंगपुर दोस्तों जो है ये भादर, या कई बुक में माधर लिखा है, कई जगह भादर लिखा हुआ है, तो भादर नदी के किनारे ये है। सौराष्ट्र का काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहां पे है ये दोस्तों। गुजरात में सौराष्ट्र का है, गुजरात में भी गुजरात लिख दिया। इसकी खोज कौन की थी, एस आर राव ने। एस आर राव को मैंने बताया, शिकारीपुरा रंगनाथ राव इनका नाम है। एस आर राव ने रंगपुर की खोज की है। यहाँ से दोस्तों धान की पराली के साक्ष्य मिले हैं, ये थोड़ा सा एक जगह ये स्टेट इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए भी मैं इसको लिया था। धान की पराली के साक्ष्य मिले। अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये हमको देखिए नहीं पता है। हमको यार क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी है ना। बहुत ज्यादा भी मैं फैक्ट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, हाँ जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में और एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या है, धान की पराली के साथ मिले हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे नहीं ब्लू कलर कर रहा हूँ, बस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, भादर नदी, सौराष्ट्र, गुजरात, एस आर राव, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा मतलब आप कह सकते हो कि हड़प्पा से पहले का, और हड़प्पा का, और उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद का। हड़प्पा के बाद की कालीन की सभ्यता के यहाँ पे तीनों जगह के यहाँ पे साक्ष्य मिले। कहाँ से, आपके रंगपुर से, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है दोस्तों की सुरकोटडा। सुरकोटडा आ जाता है, ये दोस्तों कहाँ पे प्लेस है, इंपॉर्टेंट क्या रखना है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। यहाँ से दोस्तों घोड़े का कंकाल मिला हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, भाई घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, सुरकोटडा से मिलेंगे, ठीक है। कलश शवाधान की एक विधि मिली है, मतलब शवाधान की कौन सी कई विधियां हैं, आंशिक शवाधान है, पूर्ण शवाधान है, कलश शवाधान है। तो कलश शवाधान की यहाँ पे विधि मिली थी, जस्ट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, याद करो। हाँ, एक ये पॉइंट याद करना है दोस्तों, यहाँ के जो क्षेत्र थे ना, यहाँ के जो नगर थे और जो दुर्ग का क्षेत्र है, एक ही 4 दीवारी से घिरा हुआ था। शायद मेरे फर्स्ट लेक्चर नहीं, सॉरी सेकंड लेक्चर में दोस्तों मैंने बताया था कि लोथल जो प्लेस था, वहां पे भी क्या हुआ था कि जो नगर के एरिया थे और जो आपके दुर्ग के एरिया थे, ये दोनों क्या होते, एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे। जैसे मैं इसको यदि समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए इस तरीके से, मैंने पहले भी ये चीजें मैं बता रखा हूँ, फिर से आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे जो वहाँ पे दोस्तों आवासीय व्यवस्था है, जो वहाँ पे आवासीय व्यवस्था है कि वहाँ पे लोगों का किस तरीके से लोगों के घर ये सब बने हुए हैं। तो मैंने बताया था कि सामान्यतः मैंने ये बताया था कि भाई एक दुर्ग होगा और एक नगर होगा। वहाँ की जो आवासीय व्यवस्था है, एक दुर्ग होगा, एक नगर होगा, ठीक है। नगर पूर्वी एरिया में रहता है और उसके पश्चिमी एरिया में दुर्ग रहता है, ठीक है। मैंने ये बताया था और बोला था कि दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार बना रहेगा, एक 4 दीवारी रहती है इसकी सेफ्टी के लिए। ये क्या हुआ है, सामान्यतः जितनी भी सभ्यता प्लेसेस हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के, जितनी भी प्लेसेस है उनके हर नगरों में इस तरीके से अरेंजमेंट है। अच्छा, मैंने बोला था यहाँ पे कि आपका जो ये क्या है, धौलावीरा था। धौलावीरा में मैंने एक चीज आपको बताया था कि एक बीच में और आवासीय व्यवस्था में एक चीज और बीच में आ जाती है। मैंने बोला था क्या, एक मध्यम नगर आ जाता है।
एक मध्यम, जैसे बोला मैंने धौलावीरा में ये लिखवाया था कि त्रिस्तरीय नगर योजना कहाँ पे है, तो वो धौलावीरा में। क्या पे देखिए यहाँ पे 3 स्तर हुए नहीं, सामान्यतः 2 स्तर की नगर योजना है, बट यहाँ पे क्या है 3 स्तर। 3 स्तर क्या है, एक मध्यम आ गया है, पूर्वी और पश्चिमी तो था ही, एक बीच में मध्यम आ गया। ये कहाँ पे था आपके धौलावीरा में था। आप इससे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। अच्छा, ये जो है लोथल और सुरकोटड़ा, लोथल और सुरकोटड़ा में दोस्तों क्या था, ठीक है, जैसे ये आपका टीला वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये एक नगर है, ठीक है। यहाँ पे जो दीवार रहती थी वो ऐसे रहती थी, ये दीवार ऐसी है। ये कहाँ पे है आपके लोथल में है, और ये आपके सुरकोटड़ा में है, ठीक है। एक ही 4 दीवारी से दोनों, आपका दुर्ग और नगर एक ही 4 दीवारी से सेव किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, कोई 4 दीवारी नहीं है धौलावीरा में, लेकिन त्रिस्तरीय नगर योजना है। और सामान्यतः जितने भी एरिया है वहाँ पे, जितने भी मतलब प्लेसेस आपको मिले हैं, सामान्यतः हर जगह का जो नगर नियोजन है वो इस तरीके से है। तो ये बात आप समझ में आ गई कि यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों लिखी थी, एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे, कौन से, सुरकोटड़ा और लोथल, ठीक है। लोथल वाला मैंने पॉइंट बता ही दिया था आपको। अच्छा, उसके बाद एक आ जाता है दोस्तों कोटदीजी। कोटदीजी जो जगह है वो आपके कहाँ पे है, ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत है। मैंने बोला है कि कुछ पॉइंट है वो याद ही रखे लेंगे, नदी आपको याद ही रहना चाहिए, कहाँ पे है ये याद ही रहना चाहिए। और खोज किसने की है, फजल अहमद ने की थी, ये याद रहना चाहिए। यहाँ से दोस्तों अलंकृत खंबे के साक्ष्य मिले हैं, आप ये ध्यान रख सकते हो। पत्थर के तीर भी मिले हुए हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख रख दिया हूँ, ठीक है। अलंकृत खंबे के साक्ष्य भी मिले हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आपके देखिए जितने जरूरी कुछ स्थल हैं वो मैंने बता दिए हैं। मैं जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसमें मैं लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ये भी मैंने शायद पिक शेयर कर दिया है वो, कि एक बॉक्स में पूरा टेबल बना हुआ है कि कौन से प्लेसेस हैं, किस नदी के किनारे हुए थे, उनकी खोज कौन किया था, उत्खनन कौन किया था, ये मैंने एक पिक शेयर किया है। तो कुछ छोटे छोटे इस तरह जैसे मैंने उनको लिखा नहीं, जैसे आपका जो दोस्तों रोबड़ जगह था वो सतलज नदी के किनारे था, तो ये मैंने नहीं लिखा था। एक हुलास है वो सहारनपुर के जगह पे है, जो हुलास एक प्लेस है, हुलास प्लेस है, ये भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है। तो ये कहाँ पे आपके सहारनपुर में है, ये यूपी का स्थल है, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी मैं उस पिक में भी मैं शेयर कर दूंगा, या फिर मैं भी एक नोट बना के उनको मैं लिख के मैं टेबल बना के इसको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है मैंने कुछ नोट लिखा है अलग अलग से, कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, आप ये इसको समझ सकते हो। नौसारो दोस्तों एक जगह है बलूचिस्तान में जहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। नौसारो प्लेस है कहाँ पे, बलूचिस्तान में, जहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। बालाकोट और दोस्तों लोथल क्या है, ये दोनों जगह से दोस्तों सीप उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। इनको आप बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं। लोथल में हमने पढ़ा था ये क्या है, गोदीबाड़ा के साक्ष्य यहाँ मिले। गोदी को ही हमने बोला था कि डॉक कहते हैं, तो लोथल क्या है, सीप उद्योग के, या बालाकोट से बोला जाएगा तो सीप उद्योग के साक्ष्य मिले। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों जूरी दड़ो होगा। जूरी दड़ो दोस्तों एक प्लेस है कहाँ पे, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में एक प्लेस है जूरी दड़ो, जहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है, एक स्टेडियम का। ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, वन लाइनर फैक्ट्स है, आप इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाले बैल, एक सींग वाले बैल मिला हुआ है। एक सींग वाले बैल मतलब वृषभ, एक आप बोल सकते हो, एक सींग वाले बैल का एक चित्र मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। शायद मैंने मोहनजोदड़ो में ये पॉइंट लिखवाया होगा, मे बी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी में भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। एक सींग वाले बैल का साक्ष्य मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। एक सींग वाला बैल है, अब याद रखे रहिएगा, ठीक है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों किन किन चीजों से परिचित थे, तांबा से, कांसा से, स्वर्ण से, चांदी से, बट वो लोहा से परिचित नहीं थे। वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे का कोई यूज नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी का बारे में जानते थे, ठीक है। और आप जानते हो कि कांसा जो है वो कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है आपका, तांबा से और टिन से बनता है, तांबा और टीन से बनता है। तो ये कांसा आप जानते हो, तो कांसे के बारे में जानते होंगे। आपसे बोलेगा टीन के बारे में जानते हैं नहीं, तो आप बोलोगे हाँ भाई टीन के बारे में जानते हैं, जानते थे तभी तो कांसा बनाए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो दोस्तों लिपि की लिखावट थी, लिपि की जो लिखावट है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउस्ट्रोफ्रेंडन या बुस्ट्रोफ्रेडन, क्या बोलते हैं, बाउस्ट्रोफ्रेंडन या बुस्ट्रोफ्रेडन या गौमुत्रिका कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि लिखावट थी वो क्या थी, बाउस्ट्रोफ्रेंडन या बुस्ट्रोफ्रेंडन, या उसे गौमुत्रिका कहा जाता था। अच्छा, इस लिपि के बारे में आप जानिए थोड़ा दोस्तों कि इसमें 64 मूल चिन्ह थे। जैसे मैं बताऊं, एक मान लीजिए मैं एक ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कई तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं, ऐसे बना हुआ है, या कुछ मैं बोलूँ ऐसे बना है, या ऐसे बना है, कुछ आकृतियां ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो इनके 64 मूल चिन्ह थे, इन्हीं मूल चिन्हों का ये यूज करके अलग अलग शब्द बनाते थे। हालांकि लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकी है, 64 मूल चिन्ह है इसके। ये चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी, देखिए चित्र के माध्यम से कुछ ऐसा बना हुआ है ना,
कुछ चित्र बना हुआ है, तो ये क्या थी, ये भी चित्रात्मक थी। इसमें यू सर्वाधिक उपयोग है, मतलब ये जो 64 मूल चिन्ह है ना दोस्तों, इसमें जो यू आकार है, ये आकार का, इस चित्र में जो 64 मूल चिन्ह है, इसमें ये जो चिन्ह है इसका सर्वाधिक उपयोग हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लिपि जो दोस्तों थी वो कैसे लिखी जाती थी, आप लोग बुक में पढ़े होंगे। ये लिपि आप क्या थी, दाएं से बाएं की तरफ थी। तो दाएं से बाएं का मतलब ये आप समझिएगा कि आप ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे नहीं थी, एक्चुअली ये दाएं से बाएं ऐसी थी, फिर ये ऐसी थी। आप दाएं से बाएं जाओगे, फिर बाएं से दाएं लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, दाएं से बाएं जाओगे, फिर आप क्या जाओगे, बाएं से दाएं, मतलब इस फॉर्म में आप लिख रहे हो, आप समझ लो, आप इस फॉर्म में ऐसे ऐसे आप लिख रहे हो। तो ये आप याद रखिएगा कि इनकी लिखावट किस थी, इस तरीके थी। अच्छा, पूछ लेता है कुछ और ऐसे फैक्ट्स की, प्रमुख उद्योग यहाँ के क्या थे, क्या प्रमुख उद्योग थे, तो आप बोलोगे यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग था वो क्या था, आपका कपड़ा उद्योग था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग कपड़ा था। कपड़े के बाद मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखा, मन का उद्योग। तो सेकंड नंबर पे क्या है आपका, मन का उद्योग हो जाएगा। अच्छा, फिर प्रजाति के बारे में भी मैंने लिख दिया है कि भूमध्य सागर, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रजाति के लोग थे, ये भूमध्य सागरी थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, अल्पाइन थे एंड मंगोलाइड थे। ठीक है, अब आप ये सोचो, इसको आप इसको ऐसे भी आप ऐसे याद कर सकते हो, एम ए भी याद कर, तो मामा, मामा आप याद कर सकते हो। मामा क्या, एम से क्या होता है, मेडिटेरियन बोलते हैं, मेडिटेरियन टाइप के थे, तो ये आपके हो गए क्या, भूमध्य सागरी हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेल, ए से क्या हो गया आपका, ऑस्ट्रेलाइड हो गए, फिर ये इस ए से अल्पाइन हो गए, एम से क्या हो गए, मंगोलाइड हो गए। तो आपको मामा, मामा वाले कोड से आप इसको प्रजाति याद कर सकते हैं। अच्छा, पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या किसकी थी, तो आप क्या बताओगे, भूमध्य सागरी की जो प्रजाति थी, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा मोहरों की बात अब कर लेते हैं थोड़ा सा। मोहरे दोस्तों क्या थे, मुख्यतः जो वहाँ की मोहरे थे वो सेल खड़ी से बनी थी, एक तरीके का खड़िया टाइप का होता है, या ये समझो इसको, जनरली अब याद रखे रहो इसको कि मुख्यतः क्या है, सेल खड़ी से बनी है यहाँ की मोहरे। और उन मोहरे कैसे कैसे हैं, कुछ मोहरे आपके वर्गाकार हैं, कुछ मोहरे आपके आयताकार हैं, कुछ मोहरे बेलनाकार हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, किसमें बोला था, शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो वो शायद मोहनजोदड़ो में मैंने बोला था कि बेलनाकार मोहरों के साथ कुछ उनके मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोहरे क्या है, वर्गाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है। अच्छा, पूछा जाए आपसे कैसे सबसे ज्यादा मोहरे किस आकृति की मिली, तो आप बोलोगे वर्गाकार, वर्गाकार टाइप की जो मोहरे है दोस्तों ना, ये सब ऊपर ऊपर से जान लेने से कुछ नहीं होगा, चीजें फैक्ट पूछ लेगा ऐसे कि सबसे ज्यादा मोहरे किस आकृति की मिली है, सबसे ज्यादा मोहरे कौन सी पाई, सबसे ज्यादा किन मोहरों पे कुछ लिखा गया है। बट ये जो वर्गाकार जो मोहरे होती थी ना दोस्तों, इसमें कुछ लिखावट नहीं होती, कुछ चित्र नहीं बना होता था। जो आयताकार मोहरे होती थी, मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, तो आप नोट्स बनाते हुए लिख लेना। आयताकार जो दोस्तों मोहरे हैं ना, आयताकार जो मोहरे हैं, उन पे कुछ लिखावट रहती थी, चित्र नहीं रहता था, लेकिन लिखावट रहती थी आयताकार पे, और बाकी बेलनाकार आपके मोहरे थे। सबसे ज्यादा सर्वाधिक पूछेगा कौन सी मोहरे मिली है, वो वर्गाकार मोहरे मिली है। अच्छा, एक पॉइंट और आ गया था दोस्तों, ये सोनौली एक प्लेस है आपके, कहाँ पे है, बागपत में है। बागपत आप जानते हो आपके यूपी में पड़ता है, पश्चिमी यूपी का एरिया है ये बागपत आपका। यहाँ पे 125 मानव सावधान मिले हैं। ठीक है, 125 मानव सावधान मिले हैं, और इनका जो दिशा है उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको ऐसे लिटाया गया है। तो क्या है ये, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन जानते क्या पूछ सकता है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस दिशा में है, मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, बट ये पूछ सकता है कि सोनौली जो प्लेस है ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए बागपत यूपी में है। ठीक है, एक दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि दधेरी, दधेरी कौन सा जगह है दोस्तों, ये आपके स्टेट पीसेस में आया भी हुआ है। ये परिवर्ती हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है, परिवर्ती मतलब बाद में आने वाला उसके। ठीक है, लोकेशन पूछ सकता है कि दधेरी है कहाँ, तो आप बता दो भैया लुधियाना पंजाब में है। ठीक है, अच्छा ये जो दधेरी जो प्लेस है दोस्तों, यहाँ से चित्र दूसर मृदभांड का से संबंधित है। चित्र दूसर मृदभांड समझते हैं आप, जब वैदिक काल अभी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो मैंने वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्यों के आगमन से संबंधित है। ये जो मृदभांड मिले हैं ये आर्यों के आगमन से संबंधित है, यह मैं आपको वैदिक काल पढ़ाते समय बताऊंगा। तो अब ये समझ जाना कि बस दधेरी के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं कि चित्र दूसर मृदभांड काल से ये संबंधित है, ये पंजाब में पाया गया है। परवर्ती हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के बाद के स्थल का ये साक्ष्य है। आर्यों के आगमन का भी काल इसको बोलते हैं, किसको, चित्र दूसर मृदभांड को। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे फैक्ट्स कंप्लीट करा दिया हूँ, जो भी थे वो करा दिया हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक बार दोस्तों को बोला है, केवल मेरा वीडियो आप केवल देखोगे, मैं वो चीज नहीं बात बोलता है कि यार आप मेरे लिए केवल करो, या मैं अपनी बातें क्यों नहीं करता हूँ, मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लूसेंट नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपकी चीजें पढ़ाई आधी रह जाएगी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मेरा दोस्तों जो वीडियो है, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं मोस्टली जो लूसेंट में लिखे होंगे, मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो ये क्या है, मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से काम करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर का जो पेपर था, मैं पहले भी बता चुका हूँ पेपर में,
भाई 95% मैं बताऊं क्वेश्चन जो जीएस के आए हुए थे वो लूसेंट से आए हुए थे। हो सकता है मे बी वो फर्स्ट टाइम पेपर था, पेपर का लेवल उन्होंने बहुत आसान लेके रखा था। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि पिछले बार पेपर में कुछ दम नहीं था। रियली मैं बताऊँ तो मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं था कि इससे लोअर पीसेस की वैकेंसी आ सकती है। मैं लास्ट आवर में इसको करके गया था, मैं उसके समय 4-5 दिन में पढ़ के मैं गया था। मैं अपने लूसेंट के एक बार ऐसे रिवाइज करके चला गया था, मेरे 84.5 आ गए थे। क्योंकि क्या है कि मैं लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, पहले से बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। और चूंकि स्टेट पीसेस की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। तो दोस्तों ये जो पेपर है ना, लेकिन जो आया था ना, ये लूसेंट से बाहर करने आया था। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जो और भी पॉइंट्स हैं जो लूसेंट में नहीं दे रखे हैं वो मैं सब आपको यहाँ करा रहा हूँ। घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग स्टेट पीसेस में, उनको भी यहाँ पे आपके करा रहा हूँ। और भी जो अच्छे अच्छे बुक्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे लेके करा रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, कम चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करो। आपके जो सिलेबस में दे रखा है पेट के, आप उसको लूसेंट से वन बाई वन आप कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे आप वीडियो लेक्चर देखो, ज़्यादा वीडियो लेक्चर देखिए। 3 लेक्चर हैं दोस्तों, नियर अबाउट 20-22 मिनट के हैं। ये लेक्चर मुझे लगता है आप 15-20 मिनट का रहा होगा, तो मुश्किल से आपके 50 मिनट के अंदर दोस्तों, 50 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर आपका सिंधु घाटी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप इनको क्या करो, 2-3 बार आप रिवाइज कर लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं बाहर से आएगा। और मैं आपको ये गारंटी बता रहा हूँ, आप समझो गेम, मतलब माइंड गेम आप समझो। इतना पढ़ने के बाद यदि आपका नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये समझो कि कोई बंदा नहीं कर पाएगा, फिर कोई नहीं कर पाएगा फिर आगे। और जो सोच रहे हो आप कि जो कर पाएगा ना, वो मतलब हार्डली 2-3-4-5 ऐसे बंदे होंगे। तो आप पहले उन चीज़ों को करो जो बेसिक है, उन चीज़ों को नहीं जो बेसिक नहीं है। क्वेश्चन 95% इन्हीं से आने हैं, तो आप पहले इनको करो ना। वो एक क्वेश्चन के चक्कर में आप क्यों पड़े हो यार। 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करना बहुत कठिन है, आप उनके चक्कर में मत पड़ो और 95 के पीछे भागो भाई। आप इनको अच्छे से करो। मैं बता रहा हूँ, जिनका मैंने बोला दोस्तों इंग्लिश बैकग्राउंड भी है दोस्तों, जो लड़के वो इंग्लिश से भी 5 मार्क्स कर लेंगे और हिंदी वगैरह का जो गद्यांश वगैरह गलत नहीं होते, मैथ्स ठीक कर देते हैं। तो जीएस में बता रहा हूँ, जीएस में आपको बता रहा हूँ दोस्तों 55 क्वेश्चन के लगभग है आपके पार्ट में, करंट अफेयर्स ऐड करके 55 क्वेश्चन में से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इस तरीके से सब चीजें कर लेते हैं ना, मुश्किल से 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो टफ लेवल के होंगे। शायद आपको नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो 3-4 क्वेश्चन के पीछे मत भागो, 50 की वो तैयारी करो ना, वो 50 आपके अच्छे आ जाए, ठीक है। उन 50 की आप तैयारी करो अच्छे से, ज्यादा भागने चक्कर मत करो। तो जितना है दोस्तों इनको आप अच्छे से याद कर लिए, बार बार रिवाइज कर लिए। जो मैं पिक्स शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे आप पिक्स बार बार रिवाइज करिए। कुछ पॉइंट्स जो ऐसे रहते हैं वन लाइनर फॉर्म या टेबल के फॉर्म में, उनको मैं बना के अपने हाथ से मैं हैंड रिटन नोट्स बना के मैं उसमें मैं पिक्स शेयर कर देता हूँ। तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पिक्स बार बार रिवाइज करते रहिए दोस्तों। वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, या एक बार देख के आप नोट्स बना लो, दोबारा आपको देखने का मौका है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और समय भी आ जाता है, ठीक है। ज्यादा समय ना दो, आप नोट्स बना लो एक बार में, ठीक है। और लूसेंट नहीं छोड़ना, लूसेंट करते रहना, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही अच्छा है। और दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो आपको, मैं कुछ सजेशन भी आपको देना तो आप मुझे दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।